नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम राज्य के नीति निचक सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। एक विद्वान ग्रेनिवल ऑस्टिन ने कहा कि भारत का संविधान मूलतः एक सामाजिक क्रांति का प्रलेख है और इसके अधिकांश प्रावधान या तो प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को बढ़ाते हैं या फिर प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए या वह उस क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाते हैं। इस सामाजिक क्रांति का लक्ष्य संविधान के भाग 3 और 4 में दिखाई देता है और यह कहना गलत होगा कि मूल अधिकार तथा नीतिनिर्देशक सिद्धांत संविधान की अंतरात्मा है। यदि मूल अधिकारों के द्वारा समान तथा स्वतंत्र समाज की स्थापना की जा सकती है तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में सामाजिक क्रांति का स्पष्ट चित्र दिखाई देता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक देश की आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से कुछ आदर्शों का उल्लेख किया गया है। संविधान निर्माता राजनीतिक जनतंत्र के साथ आर्थिक जनतंत्र भी लाना चाहते थे। उन्होंने आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए ठोस प्रोग्राम का उल्लेख नहीं किया, बल्कि उनकी इच्छा थी कि प्रत्येक सरकार आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए प्रयास करे। अर्थात ये सरकारों पर छोड़ दिया कि वो ऐसा प्रयास करे कि आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना भी हो सके और इसको भाग 4 में उल्लेख कर दिया गया और आशा व्यक्त की गई कि जो भी सरकारी नीतियां होंगी उस समय इन सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। परिभाषा अनुच्छेद 36 में परिभाषा दे रखी है कि इन सिद्धांतों की प्रकृति और स्वरूप की व्याख्या है, जिसमें कहा गया कि इस भाग के उपबंध द्वारा न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होंगे तो भी इनमें दिए हुए सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इस सिद्धांतों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस अनुच्छेद में 3 बातें हैं कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, अर्थात सरकार इनकी उपेक्षा करे तो उन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते और न्यायालय इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता सरकार को। दूसरा है, ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं, अर्थात अपेक्षा की जाती है कि सरकार नीति निर्माण करते समय इन सिद्धांतों के शासन के मूल आधारों को स्वीकार करे। तीसरा है कि ये राज्य का कर्तव्य है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करें और कर्तव्य से बोध होता है कि पालन करना पूर्णतया ऐच्छिक नहीं है। तो अनुच्छेद 36 में तो परिभाषा है और अनुच्छेद 37 में इसके स्वरूप की बात कही गई है, तो हमने इसका स्वरूप पढ़ा है। अब बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण। नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण करते हैं हम 3 भागों में बांटते हैं, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा सामान्य सिद्धांत या पाश्चात्य उदारवादी सिद्धांत। हम बात करते हैं समाजवादी सिद्धांत की कि समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और ऐसा राज्य जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का सृजन कर सके। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ ऐसे सिद्धांत भी हैं जो समाजवादी दर्शन पर आधारित होते हैं। अनुच्छेद 38 में कहा गया कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए प्रयत्न करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में अनुप्रमाणित होती हो। अनुच्छेद 38 से कहता है, अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 38 में एक नई धारा 38(2) जोड़कर यह निर्देश दिया गया कि राज्य विशेष रूप से आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसरों की असमानता को भी समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 में कहा गया कि राज्य ऐसी नीति का निर्माण करेगा जिसमें समान रूप से स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को जीविकोपार्जन के साधन मिले, समाज में भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण और वितरण की सामाजिक कल्याण के अनुरूप हो व्यवस्था, धन के केंद्रीकरण को रोका जाए, पुरुषों और स्त्रियों की समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ऐसी औद्योगिक नीतियां बनाई जाएं जिसमें शोषण न हो और स्त्रियों और बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, उनसे उनकी आयु के प्रतिकूल काम न लिया जाए, बच्चों और युवकों की शोषण से तथा भौतिक और नैतिक परित्याग से रक्षा की जाए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जो वो जोड़ा गया 39F। अनुच्छेद 39A के अनुसार समान न्याय और कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता देने की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। अनुच्छेद 41 में नागरिकों को काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी और बुढ़ापे तथा बीमारी आदि में राज्य द्वारा लोक सहायता
देने का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 42 महिलाओं को प्रसूति सहायता मजदूरों के लिए काम की उचित परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए कहा गया। अनुच्छेद 43A राज्य को उपयुक्त कानून द्वारा या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में कर्मचारियों कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाया जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। अनुच्छेद 47 नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था स्थापित करने, स्वास्थ्य को सुधारने तथा मादक वस्तुओं के पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया। अब जो दूसरा आधार है गांधीवादी सिद्धांत, वो इस प्रकार से है। कुछ ऐसे सिद्धांत जिनमें महात्मा गांधी के विचारों का दर्शन भी मिलता है, उनकी अभिव्यक्ति भी होती है, उनके बारे में बात करेंगे। तो अनुच्छेद 40 ये कहता है कि गांधी जी की जो ग्राम स्वराज्य की धारणा थी, उस सपने को साकार करने के लिए अनुच्छेद 40 में पंचायतों को संगठित करने की बात कही गई और 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के आधार पर इसको संविधान में स्थान दिया गया। अनुच्छेद 46 में SC और ST के और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और सहायता करने के निर्देश का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात करता है ताकि कुटीर उद्योगों के माध्यम से छोटे छोटे कामगार व्यक्ति भी अपनी आजीविका को संचालित कर सकें। अनुच्छेद 46 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो भी पदार्थ हैं, पेय पदार्थ, मादक पदार्थ, उन औषधियों पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 जो आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों से कृषि तथा पशुपालन का संगठन करती हैं और विशिष्ट गायों व बछड़ों तथा अन्य दुधारू व वाहक पशुओं का वध पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। तो यानी ये जो बातें हैं, ये गांधीवादी जो दर्शन था उसके बारे में बात करती हैं। अब बात करते हैं सामान्य सिद्धांत अथवा पाश्चात्य उदारवादी सिद्धांत के बारे में कि उनके सिद्धांतों को किस आधार पर नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्थान दिया गया और उनके जो आधार थे उनको कैसे शामिल किया गया। सामान्य सिद्धांत अथवा पाश्चात्य उदारवादी सिद्धांत, अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 45 शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे के बालकों को शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा किया गया। अनुच्छेद 49 संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं के दूषित होने, स्थानांतरित किए जाने तथा बाहर जाने से रोकने के उनकी रक्षा के निर्देश प्रदान करता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए राज्यों के मध्य सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता के द्वारा निपटाने के लिए प्रयत्न का प्रयास करने की बात राज्य को निर्देशित करती है। अब जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें अंतर क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। मौलिक अंतर, जो कि मूल अंतर क्या है कि मूल अधिकार एक तो न्याय योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं, अर्थात इनके खिलाफ अगर कोई इनकी पालना नहीं हो रही हो तो हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। दूसरी तरफ नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। एलन ग्लेनडीहल के अनुसार मौलिक अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेध आज्ञाएं अर्थात रोकने की बात करता है कि मौलिक अधिकारों में राज्य को यह आदेश है कि वह लोगों के इन अधिकारों का हस्तक्षेप न करे, यानी राज्य को हस्तक्षेप करने से रोकता है। जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत ये बताते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए, अर्थात उनको ये बताता है कि उसको
लोगों के कल्याण के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। दूसरा है मौलिक अधिकार, सरकार पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि निदेशक सिद्धांत राज्य को कुछ निश्चित काम करने के आदेश देते हैं। अर्थात राज्य के संदर्भ में मूल अधिकार नकारात्मक है और नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक बात करते हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक जनतंत्र की स्थापना करते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना तथा ऐसे समाज का निर्माण करना है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित हो। अगला है मौलिक अधिकार, संविधान लागू होने के समय से ही अस्तित्व में आ गए थे, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का कार्यान्वयन समय और परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे ही संभव हो पाया। अतः सामाजिक परिवर्तन की एक निरंतर एवं दीर्घकालीन योजना है जिसे केंद्र और राज्य सरकारें अपने संसाधनों के अनुसार करती हैं। मूल अधिकार वैधानिक दृष्टि से बाध्यकारी हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत के पीछे नैतिक शक्ति अथवा जनमत है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के.एस. हेगड़े के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य न होते हुए भी संविधान के आदेश हैं जिनका पालन करना प्रत्येक सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। अतः उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और नीतियाँ निर्माण करते समय इनका ध्यान रखें। नीति निर्देशक सिद्धांतों को बाध्यकारी क्यों नहीं कहा गया? तो कुछ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उच्च कोटि की सामाजिक तथा आर्थिक आदेशों के प्रतिपादन हैं जिनको संविधान लागू होने के तुरंत बाद व्यावहारिक रूप से देना संभव नहीं था, क्योंकि इन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त साधन तथा समय होना आवश्यक था और ये जिम्मेदारी थी कि आने वाली सरकारों पर छोड़ दी। न्याय योग्य बनाया जाता तो नागरिक न्यायालय के माध्यम से इनकी क्रियान्वयन की मांग करते थे, जिसके लिए सरकार सक्षम न थी। उदाहरण के लिए निःशुल्क शिक्षण प्रबंधन, काम पाने का अधिकार, आर्थिक समानता इत्यादि सरकार पर अनावश्यक बोझ डाल सकते थे और उस समय की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। अब जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकार हैं उनमें संबंध, इनके संबंधों के बारे में न्यायपालिका का दृष्टिकोण हमेशा बदलता रहता है और कभी सुप्रीम कोर्ट हावी होने की कोशिश करती है तो कभी संसद हावी होने की कोशिश करती है। इनके संबंधों के बारे में दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। मद्रास राज्य बनाम चंपक्कम दोराई जी राजन 1951 के मामले में अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं बनाए गए, मूल अधिकारों पर वरीयता नहीं दी जा सकती। अर्थात न्याय योग्य नहीं है इसलिए तो मूल अधिकारों पर वरीयता नहीं दी जा सकती, क्योंकि अनुच्छेद 32 इससे प्रलयिक आदेश निर्देश द्वारा मूल अधिकारों को लागू कराने का अधिकार दिलाता है। तीसरे भाग में निर्धारित सीमाओं के अतिरिक्त सीमित नहीं किया जा सकता और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के इसके अनुरूप चलाना होगा। ये एक संबंध है, यानी दोनों को पैरेलल चलाना होगा। न्यायाधीश कीनिया के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अंग है, इन्हें बहुमत दल की इच्छा मान लेना गलत है। ये सिद्धांत सारे राष्ट्र की इच्छा के प्रतीक हैं, यानी राष्ट्र की जो इच्छा होगी वो प्रकट करते हैं, जिन्हें संविधान के माध्यम से व्यक्त किया गया है और जिसे देश के सर्वोच्च विधि निर्माण करने की आज्ञा दी गई थी। बिहार स्टेट बनाम कामेश्वर सिंह मुकदमे में न्यायालय ने यह कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है, तथापि राज्य की उनकी अवहेलना नहीं कर सकता। न्याय योग्य नहीं है तो भी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। ये शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं। 1967 में न्यायाधीश सुब्बा राव ने कहा कि मूल अधिकारों को सीमित किए बगैर नीति निर्देशक सिद्धांतों को पूर्णतः लागू किया जा सकता है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकार दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि जब भी सरकार कानून बनाएगी या जो भी कोई कल्याणकारी काम करेगी तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवहेलना नहीं करने की अपेक्षा सरकार से की जा सकती है। धन्यवाद।